वो शेयर आज भी गिरावट के घेरे में है, लेकिन बाजार पर आई है 10,850 के आसपास ही निफ्टी कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में तकरीबन 200 अंकों की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स दबाव में आया। हल्की गिरावट है, करीब 8 पॉइंट नीचे इनफैक्ट ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। और एनबीएफसी कंपनियां ये थोड़ी सी फिसलने लगी है, इस पर डिटेल में बात करेंगे आगे। आज लेकिन मीडिया शेयर भागकर प्रिंट मीडिया वाली कंपनियां, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो एडवर्टाइजमेंट्स देती है उसमें 25% ज्यादा कीमत वो चुकाएंगे, रेट्स चुकाएंगे, तो उसका फायदा इस पूरे पैक को मिला है। आईटी में तेजी, क्योंकि रुपया आज फिर टूटा, 36 पैसे कमजोर हुआ डेज हाइक के बाद। एफएमसीजी ऑटो इंडेक्स में बढ़त, और दूसरी तरफ मेटल स्टॉक्स भी आज बिकवाली के घेरे में दिखाई दिए हैं। मिड कैप मंत्र में ढेर सारे जानकार होंगे हमारे साथ। प्रकाश काबा से एक राय लेंगे, अश्विनी गुजराल को जोड़ेंगे, वरुण आपको बताएंगे क्या हो आज मिड कैप्स की हालत, और साथ ही साथ आलोक प्रियदर्शी बताने वाला है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में अहम चीजें जिस पर आज चर्चा होने वाली है। याद रखिए कल 10 तारीख को वो बैठक होने वाली है। लेकिन पहले निफ्टी का ट्रेड, प्रकाश क्या सलाह है? पर लगता तो अब तक जैसे कि मैंने बताया, तो आज सुबह का जो टारगेट था हमारा 10,870, वो लाइक अ डॉट अचीव हो चुका। उसके बाद जो हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक एक सेलिंग प्रेशर दिख रहे हैं, लेकिन लो लेवल्स में सपोर्ट है। जो हमने कल आज सुबह बात की थी कि शायद एक सपोर्ट मिले 10,820-15 के पास, और वहीं के आसपास एक बाउंस मिला है। मुझे लगता है अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। बैंक निफ्टी देखा जाए तो एक बेहतर ट्रेड नज़र आता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी में जो है बाउंस मिला है, वो करीब 27,000 ऑन द निफ्टी के हिसाब से लगता है 27,600 के आसपास है। अपसाइड अब भी ऑन है, उसका टेक्निकल टारगेट 27,750 है, वहाँ तक ज़रूर चला जाएगा आज या कल में। ओके, और आपका आज का ट्रेड क्या रहेगा? इस समय लेने लायक कौन से शेयर है? 2 स्टॉक्स हैं, दोनों ही ऑन द लॉन्ग साइड। एक तो है अशोक लेलैंड। मुझे लगता है जो आज का ये मूव है, ये शॉर्ट कवरिंग अप मूव है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग अप मूव और भी कंटिन्यू हो सकता है। स्ट्रेच हो चुका है तो अनस्ट्रेचिंग की ज़रूरत है। इसका टेक्निकल टारगेट कुछ 97 के आसपास है, स्टॉप होगा 93 का। रिएक्टिव बाइंग है, लेकिन है बाइंग, ट्रेड बनता है। दूसरा है फेडरल बैंक, यहाँ पर भी लगता है कि अच्छा अप मूव है। साइडवेज एक कंसोलिडेशन हुआ, उस साइडवेज कंसोलिडेशन में स्ट्रेंथ है, और ये इसका टेक्निकल टारगेट फेडरल बैंक का 100 के आसपास होगा, स्टॉप होगा 95 का। ओके, तो फेडरल बैंक इनफैक्ट ये मैं शॉर्टलिस्ट करके आई थी प्रकाश सर, क्योंकि पिछले 10-15 मिनटों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो आप कह रहे हैं 100 का टारगेट रहेगा, तेजी की पोजीशन ले लेनी चाहिए। इनफैक्ट 95 स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरी तरफ अशोक लेलैंड में भी एक बाय कॉल इस समय लेकर चलेंगे। इस बीच एनबीएफसी और आरबीआई की जो बैठक हुई थी उस पे कुछ डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। एनबीएफसीज ने आरबीआई को साफ बताया है कि आईएलएफएस की क्राइसिस के बाद पूरी तरह से सेंटिमेंट बिगड़ गया, उसका एक अपडेट दिया। एनबीएफसीज की ये भी मांग है कि छोटी और मध्य साइज की जो एनबीएफसीज हैं उनकी रिफाइनेंसिंग मुद्रा बैंक के जरिए होगी तो बेहतर रहेगा। तो ये फिलहाल 2 बड़े मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हुई है। और एनबीएफसी कंपनियां ये भी चाहती हैं कि आरबीआई से एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म बने, ताकि वो हर महीने उनसे बातचीत करते रहें। इनफैक्ट आरबीआई की ओर से आश्वासन मिला है कि लिक्विडिटी की जो भी दिक्कत है उसको एड्रेस किया जाएगा और लिक्विडिटी बाजार में डाली जाएगी। तो ये अलग अलग मुद्दों पर ऑफ कोर्स आज चर्चा हुई है। इस पर कुछ और हाईलाइट आएंगे तो बताएंगे आपको। इनफैक्ट एक स्टॉक रेडार पर आया था मेरे, उसकी बात कर लेते हैं, फिर वरुण की तरफ बढ़ेंगे। एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग, ये पिछले 10-15 मिनटों में फिसल रहा था। अब ये एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो नेगेटिव टेरिटरी में 2.5% नीचे। प्रकाश, ये बताइए रेंज क्या है, और क्या ट्रेड इस समय तेजी का ले या मंदी का, क्योंकि टूटा अचानक पिछले कुछ मिनटों में और फिर हल्का सा फ्लोट आया है। देखिए, पिछले दिनों से हम देखा है काफ़ी दिनों से गिरावट थी। कल एक अच्छा अप मूव था, वो आज नेगेट हुआ है ना, ये संकेत देता है कि वीकनेस है। हाँ, अब लगता है कि शायद 2 लेवल से बाउंस मिला है, लेकिन इस बाउंस पर मैं थोड़ा डाउट करूंगा, क्योंकि कल का पूरा मूव नेगेट हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें बेस्ट अवॉइडेड ऑन द लॉन्ग साइड। हाँ, शॉर्ट करना है तो ये कल का जो परसों का जो लो है, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पर शॉर्ट बनता है, लेकिन बेस्ट अवॉइडेड। वो क्या था लो परसों का? स्पेशल लो मैं कहूँगा 142 का है परसों का। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो अच्छी गिरावट आ सकती है, फिर 135 का जोन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम है कल का इंतजार कर, प्रॉब्लम है कल का जो अपू था स्ट्रेंथ, वो नेगेट होगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर आगे की क्या चाल बनती है। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स का क्या हाल है, वरुण हमारे साथ है, इसी का जायजा लेंगे। बताइए वरुण। देखिए, इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, करीब 10 पॉइंट के आसपास की गिरावट वहाँ देखी जा रही है, तो कोई बड़ा मूव वहाँ देखने नहीं मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पहले उन स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ गिरावट देखी जा रही है।
वहाँ देखें तो अडानी एंटरप्राइजेज जैसे काउंटर में करीब 3.3% के आसपास की गिरावट है। पेट्रोनेट, एलएनजी, चेन्नई पेट्रो, श्री सीमेंट, इनफैक्ट फिर से एक बार सीमेंट स्पेस जो है वो आज भी दबाव दिखा रहा है। श्री सीमेंट खासकर 2.2% के आसपास की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। फोकस में फिर से 2 स्टॉक्स है, बंधन बैंक और ग्रुप फाइनेंस। लगातार इन स्टॉक्स में दबाव देखने मिल रहा है। आज भी देखिए ग्रुप फाइनेंस 8.5% की गिरावट और बंधन बैंक में करीब 3.5% की गिरावट है। तो दबाव है इन स्टॉक्स पे वो आज भी जारी है। वहीं खबरों के चलते कुछ स्टॉक्स एक्शन में हैं। दिलीप बिल्डकॉन, यहाँ क्रिसिल ने इनकी रेटिंग घटाई है, उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। भारत डायनामिक्स को इंडियन आर्मी से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, उसके चलते स्टॉक में करीब 3% के आसपास की इनफैक्ट गिरावट देखने मिल रही है। उसके बावजूद भी वहीं एनएमडीसी बायबैक का ऐलान किया, बायबैक की प्राइस का ऐलान किया, उसके बाद इस स्टॉक में अच्छे खासे गिरावट है, करीब 4% के आसपास की गिरावट है। इनफैक्ट जितने ही मेटल्स और माइनिंग काउंटर आप देख लीजिए वहाँ आपको गिरावट देखने मिलेगी। जेएसपीएल और सेल जैसे काउंटर में देखिए 3 से 3.5% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है। तो ये वो स्टॉक्स है जिनमें ज़्यादा प्रेशर आज देखा जा रहा है। लेकिन जिन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी है उसमें 2 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। इन स्टॉक्स को देखिए करीब 3% के आसपास की तेज़ी इन दोनों ही काउंटर्स में देखी जा रही है। इसके अलावा जिन काउंटर्स में अच्छे खासे गेन्स है आज, उसमें काफ़ी हद तक मिड कैप आईटी स्टॉक्स है जहां तेज़ी देखने मिल रही है। एनआईटी टेक करीब 4% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, आईडीबीआई बैंक और डेल्टा कॉर्प जैसे काउंटर्स है जहां आज तेज़ी के सौदे देखने मिल रहे हैं। तो दोनों तरफ के ट्रेड्स है, कुछ मंदी के भी है और कुछ तेज़ी के भी ट्रेड्स देखे जा रहे हैं। दोनों तरफ के आइडियाज आज सामने निकल कर आए हैं। शुक्रिया वरुण इस अपडेट के लिए। फेडरल बैंक का हम जिक्र कर रहे थे, वहाँ पर एक्शन। अच्छा, एक और स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो है एसबीआई लाइफ का। प्रकाश साहब बताइए, इसमें क्या कोई ट्रेड लेने लायक स्थिति है? क्योंकि आज सुबह में आईसीआईसीआई प्रू पर हमने एक तेजी का कॉल लिया, 338 का टारगेट था और आज अच्छी खासी तेजी इसने अपनाई है। अब एसबीआई लाइफ में भी एक कैचअप देखने को मिला है, क्या कुछ पोजीशन लेंगे? लेना चाहिए, लेकिन नजरिया थोड़ा लंबा होना चाहिए। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 605 के आसपास जो वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पर। मुझे लगता है इसका टारगेट 650 का होगा और स्टॉप होना चाहिए 615 या 16 या 17 का। मेरे ख्याल से अप्पू है एसबीआई लाइफ में। ओके, तो 615 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस लगाइएगा और टारगेट रहेगा 650 का। थोड़ा टाइम देंगे तो पैसे बनेंगे। स्टॉक देखिए भाग रहा है, अच्छी तेजी इसमें और वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक है, रीसेंट लिस्टिंग है वैसे। लेकिन सभी की नजरें हैं जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक जो कल होने वाली है, यानी कि 10 तारीख को। अफोर्डेबल हाउसिंग पर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा जीएसटी के जरिए कमाई बढ़ाने के रास्तों पर भी फोकस रहेगा, शायद फैसले भी निकल कर आए। दरअसल सरकार लॉटरी पर जीएसटी बढ़ाकर कमाई करने की तैयारी में है। क्या डिटेल्स निकल कर आ सकते हैं? हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी तैयार है सारी जानकारी के साथ। आलोक, पहला तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या बड़ा फैसला हो जाएगा? देखिए, जो सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी की रिपोर्ट्स आ गई हैं और सरकार ने यह फैसला किया है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स हैं उस पे अब सीधे तौर पर जीएसटी का फ़ायदा घर खरीदारों को मिले, न कि बिल्डर को मिले। क्योंकि अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स पर 12% का जीएसटी दर लगता था और साथ ही साथ बिल्डरों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलता था। लेकिन सरकार को लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी कि बिल्डर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा घर खरीदारों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं और इसी वजह से जो कमेटी ने सिफारिश की है कि अब सीधे तौर पर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर लगने वाले जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया जाए और साथ ही साथ इनपुट टैक्स का क्रेडिट का फायदा बिल्डरों को ना दिया जाए, यानी कि सीधे तौर पर 5% जीएसटी का फायदा घर खरीदारों को मिलेगा। तो इस तरह से जो घर खरीदने वाले लोग हैं उनको काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि बिल्डर इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये किया गया और इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा नहीं दिया गया तो इस सेगमेंट में कीमतें बढ़ेंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर जो कि 8% अभी जीएसटी लगता है उससे भी ज़्यादा हो जाएगा और जो कीमतें हैं, जो पहली बार घर खरीदने वाले लोग हैं उनको इसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन सरकार की कमेटी ने ये बात साफ हुई है कि अभी तक जो बिल्डिंग मटेरियल खरीदने का जो सिस्टम था, सरकार ने कहा था कि आप 80% जीएसटी रजिस्टर्स बिल्डिंग सप्लायर से खरीदेंगे, मटेरियल सप्लायर से खरीदेंगे। लेकिन ये सब खरीदने के बावजूद भी बिल्डर घर खरीदारों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं पहुंचा रहे थे और यही वजह है कि जो प्रपोजल जीएसटी काउंसिल में गया है उसमें सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि अब 12% के बजाय अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर जीएसटी 5% कर दिया जाए और बिल्डरों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा भी न दिया जाए। ओके, तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, क्योंकि पहले चर्चा हो रही थी कि 12 से 8 पर लाएंगे और फिर 8 के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा और दूसरा विकल्प था जिस पर आलोक कह रहे हैं कि ज्यादा शायद
चर्चा होगी और ज्यादा फोकस है कि सीधा जीएसटी अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस पर 5% पर लाए और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी खत्म कर दे, क्योंकि वो पास ऑन नहीं हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। लेकिन ये जो लॉटरी पर भी जीएसटी लगाने की बात हो रही है, एक चीज सामने निकल कर आई है, सिंध प्रोडक्ट्स को सरकार जितना चाहे वसूलना चाहती है, उनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स। तो लॉटरी पर कितना टैक्स लग सकता है या बढ़ सकता है, क्या अपडेट है? देखिए, अभी तक दो तरह की लॉटरियां देश में होती थी। एक राज्य सरकारों की तरफ से चलाई जाने वाली लॉटरी और दूसरी राज्य सरकार की तरफ से ऑथराइज लॉटरी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की लॉटरी। तो प्राइवेट सेक्टर की लॉटरी पर अभी भी जीएसटी की दर 28% है, लेकिन राज्य सरकार जो लॉटरी चलाते हैं उस पर कहीं 12% है और कहीं 18% जीएसटी है। प्राइवेट सेक्टर की जो लॉटरी चलाने वाले लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि जो एनोमली है, ये भेदभाव है, इसको दूर किया जाए। और सरकार को ये अच्छा मौका लगा कि क्योंकि सरकार को लगता है कि इससे करीब 1250 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है सीधे सीधे तौर पे। तो अब जो राज्य सरकार की तरफ से जो प्रायोजित लॉटरी है उस पर भी जीएसटी की दर बढ़ाकर 12 या 18% से सीधे 28% कर दी जाएगी। यानी कि प्राइवेट सेक्टर की जो लॉटरी है और राज्य सेक्टर की लॉटरी है, दोनों को बराबर कर दिया जाएगा। यानी कि अब सभी लॉटरीज पर 28% की जीएसटी दर लगेगी और साथ ही इसे सरकार को अपनी किटी में 1250 करोड़ का फायदा भी हो जाएगा। तो सरकार कोशिश यही कर रही है कि रेवेन्यू भी जनरेट हो और जो लॉटरी को लेकर एक लंबे समय से जो एनोमली चल रही थी, एक भेदभाव चल रहा था, उसको भी दूर कर दिया जाए। तो इस प्रपोजल को इस जीएसटी काउंसिल में मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार की कोशिश यही है कि किसी भी तरह से रेवेन्यू बढ़ाई जाए। और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार जीएसटी चोरी रोकने के लिए जो दूसरा उपाय था कि जो ई-वे बिल में सरकार जो एक कोशिश कर रही थी कि उस पर नकेल कसी जाए, उसको भी सरकार यहाँ पर मंजूरी देती दिखेगी। जो आरएफआईडी टैग के जरिए जो वाहनों का मूवमेंट है, गाड़ियों का मूवमेंट है, उसको भी ट्रैक करेगी, क्योंकि सरकार को इससे 12,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो रहा था और सरकार चाहती थी कि इस पर नकेल कसी जाए। एनएचएआई के साथ मिलकर सरकार इस प्रोजेक्ट को काफी दिनों से कर रही थी और इसको जीएसटी काउंसिल से जब मंजूरी मिल जाएगी तो एनएचएआई के साथ मिलकर सरकार आरएफआईडी टैग के जरिए वाहनों की मूवमेंट करेगी और ई-वे बिल के जरिए जो फर्जीवाड़ा हो रहा था उसको भी रोकने की कोशिश करेगी। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट किया जाए। ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की अलग अलग तरकीब सरकार कोशिश कर रही है इम्प्लीमेंट करने की और होपफुली उसका कुछ असर देखने को मिलेगा। शुक्रिया आलोक फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो कल नजरें रहनी चाहिए, इनफैक्ट आज से ही आप ध्यान रखिएगा वो जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाली कंपनियां हैं उन पर, और साथ ही साथ हम कुछ और स्टॉक्स भी आपके लिए स्पॉट करते हैं। फिलहाल एक काउंटर रेडार पर आया, वो है एक्विटास। इनफैक्ट ये एनबीएफसी कंपनियों में थोड़ा सा एक्शन लौटता हुआ दिखाई दे रहा है और एक्विटास दिन के लो से कुछ उछलने में कामयाब रहा। आज का लो 120 123 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। प्रकाश, कोई ट्रेड है क्या? देखिए, इक्विटास का चार्ट हायर टाइम फ्रेम पर देखें तो मुझे लगता है 130-35 तक जाना चाहिए और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इक्विटास में है करीब 120 के आसपास। अगर छोटा टाइम फ्रेम पे आए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो मुझे लगता है ले लेना चाहिए। स्टॉप होगा करीब 120-21 का और जो पहला टारगेट रहेगा, पहला पड़ाव 127 का रहेगा, उसके बाद 130 भी नज़र आता है। इक्विटास में ले लेना चाहिए और थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए, मुनाफा ज़रूर मिलेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड इस समय तेजी का बनता हुआ लो से रिकवर हो रहा है काउंटर। प्रकाश को लगता है ये आगे चलेगा ज़रूर। इस बीच फोकस बजट पर है। बजट ऑफ कोर्स एक छोटा बजट होगा, इंटरिम बजट जो हम कहते हैं, क्योंकि इलेक्शंस के पहले आता हुआ ये बजट दिखाई देगा। लेकिन सरकार जो तैयारी कर रही है अपने आखिरी बजट के लिए, सीएनबीसी आवाज को इस बीच एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है जिसमें पिछले 5 बजट में सरकार ने जितने भी ऐलान किए हैं उनमें से 40% अभी तक लागू ही नहीं हो पाए हैं। ज्यादा डिटेल्स लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर के पास है। लक्ष्मण, 5 बजट में कितने ऐलान किए गए थे और आप कह रहे हैं कि 40% लागू ही नहीं हो पाए हैं। अब जो बचे हैं उसमें कहां पर ऐलान पर अमल करना जरूरी है? कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? आपके हाथ क्या जानकारी लगी है? दरअसल पिछले 5 बजट में सरकार ने जो भी महत्वपूर्ण ऐलान किए थे उन पर अब तक कितना अमल हो पाया है, इसके लिए एक समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाई गई थी। मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो इस बैठक के दौरान ये बात साफ हुआ कि सरकार ने जितने भी ऐलान किए थे उनमें से करीब 40% ऐलान ऐसे हैं जो अभी तक जमीन पर नहीं उतरे हैं। 2014-15 से लेकर के अब तक बजट के दौरान सरकार ने करीब 600 ऐलान किए हैं। इनमें से महज 350 ऐलान करीब ऐसे हैं
जिन पर कुछ न कुछ एक्शन हुआ है वो जमीन पर उतर गया है। लेकिन 250 ऐलान ऐसे हैं जो प्रक्रिया में अभी तक उलझे हुए हैं, लेकिन इस पर कोई जमीन पर यह प्लान नहीं उतरा है, कोई ऐलान का अमल जमीन पर नहीं हुआ है। इनमें से करीब 150 ऐलान तो ऐसे हैं जिनको लेकर के प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। 10 ऐलान ऐसे हैं जो सिर्फ ऐलान हो गए, इस पर आगे कोई कार्रवाई हुई नहीं, यानी सिर्फ बजट डॉक्यूमेंट तक ये सिमटा रहा। इनमें से कई महत्वपूर्ण ऐलान थे। मिसाल के तौर पर पिछले साल सरकार ने ये ऐलान किया था कि हर एंटिटी के लिए एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। ये तो खैर नज़दीक की बात रही। इससे पहले की बात करें तो 2016-17 में सरकार ने लेबर रिफॉर्म से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण ऐलान किया था कि हम इंडस्ट्रियल कोड लाने जा रहे हैं, लेकिन इस पर भी कोई अंतिम मंजूरी नहीं हो पाई, न तो इस पर अमल हो पाया है। इससे पहले की बात करें तो सरकार ने कहा था कि जितने भी पब्लिक पोर्ट्स हैं उसमें निजी निवेश लाएंगे, निजी भागीदारी बढ़ाएंगे। इस प्रस्ताव पर भी कोई अमल नहीं हुआ है। इससे पहले ESI स्कीम, जो कि कर्मचारियों के इंश्योरेंस संबंधी स्कीम है, इसमें बदलाव का ऐलान किया था, इस पर भी कोई अमल नहीं हुआ है। अब लगता है कि सरकार उन ऐलानों पर ज़्यादा तेज़ी से काम करेगी जिस पर अब तक अमल नहीं हो पाया था। ओके, तो सिर्फ 40% पर ही काम हो पाया और कई ऐसे बड़ी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अमल में नहीं लाई हैं, सिर्फ बजट डॉक्यूमेंट तक ही सीमित रह गई हैं। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। चलिए वक्त हो रहा है इसी के साथ एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते 162 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक नया पुश आता हुआ निफ्टी भी अब 50 पॉइंट ऊपर 10,850 के लेवल्स पर, लेकिन मिड कैप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। ब्रेक में जाते जाते एक तत्काल ट्रेड भी। आरबीएल बैंक में तेजी की पोजीशन लेकर चले, ये मानना है निशान जैन का। टारगेट रहेगा 587 का, 573 पर लगाइएगा आप स्टॉप लॉस। एक और खबर आती हुई बजट से ही जुड़ी हुई, बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हुआ है। 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू होगा और ये चलेगा 13 फरवरी तक। तो ये फिलहाल ऐलान होता हुआ और उसी लिहाज से फिर बजट भी प्रेजेंट किया जाएगा 31 जनवरी या फिर 1 फरवरी। वो जब डेट्स आएंगे वो आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन 31 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। लेंगे एक ब्रेक, लौटते हैं जल्दी।